नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। कभी सोचा है कि हम अपने अतीत, अपने हिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वो आखिर जानते कैसे हैं? आज हम इतिहास के 3 सबसे बुनियादी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, कब और कहां। ये सिर्फ एक चैप्टर का नाम नहीं है, बल्कि ये इतिहास को समझने की चाबी है। अच्छा, जैसे ही हम इतिहास या हिस्ट्री शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद राजा महाराजा, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और हाँ, ढेर सारी तारीखें, राइट? बहुत से लोगों को लगता है कि हिस्ट्री तो बस डेट्स रटने का एक बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर इतिहास इससे कहीं ज्यादा गहरा और मजेदार है? चलिए, आज इसी सोच को थोड़ा बदलते हैं। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये अपने आप में हिस्ट्री का एक स्टेटमेंट है। 1782 की ये पेंटिंग, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने बनवाया था, इसमें ऐसा दिखाया गया है कि भारतीय ब्राह्मण खुद अपनी मर्जी से अपने पवित्र ग्रंथ ब्रिटेनिया यानी ब्रिटेन के प्रतीक को सौंप रहे हैं। मैसेज एकदम साफ है कि भारतीय खुद ब्रिटिश शासन चाहते हैं और उन्हें अपनी संस्कृति के रक्षक के तौर पर देख रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे इतिहास को एक खास नजरिए या एजेंडा के तहत बनाया और पेश किया जा सकता है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले, तारीखों का क्या महत्व है। दूसरा, इतिहास को अलग अलग पीरियड में बांटने में क्या दिक्कतें आती हैं। तीसरा, कॉलोनियल रूल का असल मतलब क्या है। चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स का क्या रोल है। और आखिर में हम उन सोर्सेस की बात करेंगे जो हमें ऑफिशियल कहानी से कुछ अलग बताते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, तारीखें। आखिर ये इतिहास में इतनी जरूरी क्यों हैं? क्या हम इनके बिना अतीत को समझ सकते हैं? आइए पता लगाते हैं। देखिए, एक जमाना था जब इतिहास मतलब राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी। उस वक्त तारीखें एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह थीं। वो हमें बताती थीं कि किस राजा की ताजपोशी कब हुई या कौन सी बड़ी लड़ाई कब लड़ी गई। ये डेट्स हमें घटनाओं को एक सीक्वेंस में रखने, कॉज और इफेक्ट को समझने और समय के साथ हुए बदलावों को ट्रैक करने में मदद करती हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाओं का नाम नहीं है। जरा इस पुराने लिप्टन चाय के ऐड को देखिए। क्या हम कोई एक फिक्स तारीख बता सकते हैं जब भारतीयों ने चाय पीना शुरू किया? नहीं, ये तो एक लंबी प्रक्रिया थी, एक आदत थी जो समय के साथ बनी। वैसे ही रेलवे का बनना या राष्ट्रवाद का उठना, ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसीलिए आज का इतिहास सिर्फ कब के बारे में नहीं है, बल्कि कैसे और क्यों जैसे सवालों पर ज्यादा फोकस करता है। चलिए अब एक और बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं। जब हम इतिहास के लंबे दौर को पढ़ते हैं, तो उसे समझने के लिए चैप्टर्स या पीरियड्स में बांट देते हैं, जिसे कहते हैं पीरियडाइजेशन। लेकिन सवाल यह है कि यह बंटवारा किया कैसे जाता है और क्या यह हमेशा न्यूट्रल होता है? साल था 1817। जेम्स मिल, एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक, जो मजे की बात है कि कभी भारत आए भी नहीं थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब का असर न सिर्फ ब्रिटिश अफसरों पे पड़ा, बल्कि इसने दशकों तक भारतीय इतिहास को देखने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, एक तरफ है मिल का बंटवारा और दूसरी तरफ है वो बंटवारा जो ज्यादातर इतिहासकार आज इस्तेमाल करते हैं। मिल ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और दूसरी तरफ है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, यानी एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये अतीत को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों को दिखाता है। यूपीएससी मेंस जैसे एग्जाम्स में हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन पर अक्सर सवाल आते हैं, और मिल का ये विभाजन कॉलोनियल दृष्टिकोण का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो मिल का ये विभाजन इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों था? क्योंकि ये एक गहरी औपनिवेशिक सोच पर आधारित था। मिल को लगता था कि एशिया की सारी सोसाइटीज यूरोप से कम सभ्य हैं। उनके हिसाब से भारत को सिविलाइज करने के लिए ब्रिटिश शासन बहुत जरूरी था। इसीलिए उनके लिए ब्रिटिश काल तरक्की का काल था और उससे पहले के सारे काल अंधकार के युग। ये बंटवारा ना सिर्फ एक तरह की सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा देता है, बल्कि ये साफ साफ दिखाता है कि इतिहास का बंटवारा कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। ये हमेशा किसी न किसी आइडियोलॉजी को दिखाता है। हमने अभी अभी औपनिवेशिक मानसिकता या कॉलोनियल माइंडसेट की बात की, तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि औपनिवेशिक शासन या कॉलोनियलिज्म आखिर होता क्या है।
सीधे शब्दों में कहें तो कॉलोनियलिज्म तब होता है जब एक देश दूसरे पर कब्जा करके उसे कंट्रोल करता है और फिर उसकी राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और कल्चर को अपने फायदे के लिए बदल देता है। जैसे अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर कपास और नील जैसी कैश क्रॉप्स उगाने के लिए जोर दिया क्योंकि उसकी जरूरत उन्हें अपनी फैक्ट्रियों के लिए थी। इससे भारत में फूड सिक्योरिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा। ये कॉलोनियलिज्म का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। अब सवाल ये उठता है कि हम पिछले 250 सालों का भारतीय इतिहास लिखते कैसे हैं? इतिहासकारों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है अंग्रेजों के बनाए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हर चीज को लिखने और डॉक्यूमेंट करने का एक जुनून सा था। उन्हें लगता था कि किसी भी मसले पर ठीक से स्टडी और डिबेट करने के लिए उसका लिखा हुआ होना जरूरी है। इसलिए हर निर्देश, हर योजना, हर पॉलिसी, हर समझौते और हर जांच को बहुत ध्यान से लिखा जाता था। इससे इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा पेपर ट्रेल तैयार हो गया और इन डॉक्यूमेंट्स को सहेजने के लिए उन्होंने बाकायदा अभिलेखागार यानी आर्काइव्स और संग्रहालय जैसे इंस्टीट्यूशंस भी बनाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में बने नेशनल आर्काइव्स की है, जिसे 1920 में बनाया गया था। ये इमारत खुद इस बात का सबूत है कि अंग्रेज इन रिकॉर्ड्स को कितना ज्यादा महत्व देते थे। अच्छा, लिखने के अलावा अंग्रेजों का एक और बड़ा टूल था सर्वेक्षण या सर्वेस। उनका मानना था कि किसी देश पर अच्छे से शासन करने के लिए उसे अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने बहुत डिटेल्ड सर्वेस करवाए, जमीन के नक्शे बनाए, रेवेन्यू का पता लगाया और यहां तक कि पेड़ पौधों, जानवरों और लोकल कल्चर्स को भी डॉक्यूमेंट किया। ये सब कुछ कंट्रोल के लिए नॉलेज इकट्ठा करने के बारे में था। तो हमारे पास सरकारी रिकॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा खजाना है, पर क्या इससे हमें पूरी कहानी मिल जाती है? क्या इन दस्तावेजों में कोई कमी नहीं है? यहीं पर सबसे क्रूशल पॉइंट आता है। ये सभी सरकारी दस्तावेज हैं, तो ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें यही बताते हैं जो सरकारी अफसर सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और वे क्या बचाकर रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हम ये नहीं समझ सकते कि देश के आम लोग क्या महसूस करते थे और उनके एक्शंस के पीछे की असली वजह क्या थी। 1857 के विद्रोह का ही उदाहरण लेते हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में विद्रोहियों को गद्दार, लालची और जंगली बताया गया है, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? उन सिपाहियों की शिकायतों, उनके डर और उनकी उम्मीदों का क्या? उनके नजरिए को समझने के लिए हमें ऑफिशियल कहानी से आगे देखने की जरूरत है। तो फिर इतिहासकार इन दूसरी आवाजों को कहां ढूंढते हैं? इसके लिए वो लोगों की पर्सनल डायरीज, तीर्थयात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत, आत्मकथाएं, बाजार में बिकने वाली छोटी छोटी किताबें, अखबार, कविताएं और उपन्यासों जैसे सोर्सेस का सहारा लेते हैं। हाँ, इन सोर्सेस को खोजना और समझना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये हमें अतीत की एक ज़्यादा गहरी और रिच अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। अगर सारे सोर्सेस, चाहे वो ऑफिशियल हों या पर्सनल, कहीं ना कहीं बायस्ड हैं, तो हम कभी भी इस बात के करीब कैसे पहुंच सकते हैं कि असल में क्या हुआ था? जवाब छिपा है एक इतिहासकार के हॉनर में। कई सोर्सेस को क्रिटिकली एग्जामिन करना, उनके बायस को समझना और उनके बीच के गैप्स को भरकर अतीत की एक ज़्यादा मुकम्मल और बैलेंस तस्वीर बनाना। क्योंकि इतिहास सिर्फ तथ्य खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी सही व्याख्या करने के बारे में है। ईमानदारी से बताइएगा, क्या स्कूल में कभी ऐसा लगा कि इतिहास मतलब बस घटनाओं और तारीखों की एक लंबी बोरिंग सी लिस्ट? बिल्कुल लगा होगा, है ना? पर असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जरा सोचिए, जब कोई भी घटना होती है, कोई एक्सीडेंट मान लीजिए, तो हमारे मन में सबसे पहले क्या सवाल आते हैं? यही ना कि अरे ये कैसे हुआ, कब हुआ और कहां हुआ? बस इतिहास भी हमारी इसी नेचुरल क्यूरोसिटी, इसी जानने की इच्छा पर काम करता है। ये हमें घटनाओं की तह तक जाने के लिए उकसाता है। तो ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये तो कैसे और क्यों का खेल है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, तो फिर इन डेट्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, एक जमाना था जब इतिहास को सिर्फ राजा महाराजाओं और बड़ी बड़ी घटनाओं की कहानी माना जाता था, जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ या किस राजा का राज्याभिषेक किस साल हुआ। अब ऐसी घटनाओं की तो एक पक्की तारीख होती ही है, तो जाहिर है जब इतिहास का फोकस ही इन चीजों पर था, तो तारीखें अपने आप में बहुत जरूरी हो गईं। लेकिन अब जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या इसकी कोई एक तारीख हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना? और ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास में हर बदलाव एक झटके में नहीं होता। लोगों ने एक सुबह उठकर अचानक चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। ये तो धीरे धीरे एक आदत बनी, एक प्रोसेस था ये। ठीक वैसे ही
जैसे भारत में ब्रिटिश शासन किसी एक दिन में शुरू नहीं हो गया। ये भी एक लंबी और धीमी प्रक्रिया थी। इसलिए ऐसे बदलावों के लिए कोई एक तारीख बता पाना नामुमकिन है। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी सवाल निकल कर आता है, अगर तारीखें चुननी ही हैं तो ये कौन तय करता है कि कौन सी तारीखें पढ़ाई जाएंगी और कौन सी नहीं? अब जरा इस पर नजर डालिए। ब्रिटिश इतिहासकारों ने जब भारत का इतिहास लिखा तो पता है वो किसकी कहानी थी? वो उनके अपने गवर्नर जनरलों की कहानी थी। हिस्ट्री शुरू होती है पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से और खत्म हो जाती है आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन पर। मतलब ऐसा लगता है जैसे इन वाइसरॉय के आने जाने के अलावा उस जमाने के भारत में कुछ और हो ही नहीं रहा था। जैसे आम लोग, उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष वो तो थे ही नहीं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, हम जो तारीखें पढ़ते हैं वो कोई अटल सच्चाई नहीं है, वो एक चुनाव है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहास कौन लिख रहा है और उसकी नज़र में क्या ज़रूरी है। जिस घटना को वो अहमियत देगा उसी से जुड़ी तारीख इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगी। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जेम्स मिल। 1817 में इस स्कॉटिश अर्थशास्त्री ने भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया और उसका आधार क्या था? शासकों का धर्म। यहां फर्क एकदम साफ है। एक तरफ मिल हैं जो इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय इतिहासकार हैं जो समाज में आए बदलावों के हिसाब से इसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में देखते हैं। और मिल के नजरिए में यही सबसे बड़ी गड़बड़ थी। सोचिए, जब आप एक पूरे दौर को सिर्फ राजा के धर्म से पहचानते हैं तो आप उस समय में जी रहे लाखों करोड़ों आम लोगों की जिंदगियों, उनके विश्वासों और उनकी अलग-अलग संस्कृतियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगर इतिहास सिर्फ एक व्याख्या है तो सवाल ये है कि इतिहासकार ये व्याख्या किस आधार पर करते हैं? जवाब है सबूतों के आधार पर, यानी सोर्सेस के आधार पर। अंग्रेजों की एक खास बात थी, उन्हें हर चीज लिख कर रखने का जुनून था। उनका मानना था कि किसी देश पर अच्छे से शासन करना है तो उसे ठीक से जानना बहुत जरूरी है, और इसी जानने के लिए उन्होंने सर्वे करवाए, नक्शे बनवाए और हर छोटी बड़ी चीज का दस्तावेज तैयार किया। और इसी सोच का नतीजा था भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जैसे संस्थानों का बनना, जहां आज भी वो पुराने दस्तावेज सहेज कर रखे गए हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये सरकारी रिकॉर्ड्स हमें पूरी कहानी बताते हैं या फिर ये सिर्फ कहानी का एक ही पहलू दिखाते हैं? और यहीं पे आकर तस्वीर एक तरफा हो जाती है। ये जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, ये हमें ये तो बताते हैं कि अंग्रेज अधिकारी क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, और वो आने वाले समय के लिए क्या बचाकर रखना चाहते थे। लेकिन उस सिक्के का दूसरा पहलू कहाँ है? उस वक्त भारत के आम लोग क्या महसूस कर रहे थे? उनकी कहानी कहाँ है? उनकी आवाज़ कहाँ है? और उनकी कहानी जानने के लिए हमें इन सरकारी फाइलों से बाहर निकलकर देखना पड़ता है, डायरी, अखबार और उस जमाने की आम किताबों में। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए भारत में ब्रिटिश दौर को समझने के लिए एक बेहतर नजरिए पर बात करते हैं। कई इतिहासकार ब्रिटिश काल की जगह औपनिवेशिक काल यानी कॉलोनियल एरा शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि औपनिवेशिक शासन का मतलब सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं होता। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ताकतवर देश दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, यहां तक कि सांस्कृतिक रूप से भी कब्जा कर लेता है और अपने फायदे के लिए उसके संसाधनों का इस्तेमाल करता है। साफ शब्दों में कहें तो इस व्यवस्था में गुलाम बनाए गए लोगों के लिए बराबरी या आज़ादी जैसी चीज़ों की कोई जगह नहीं होती। ये सिर्फ एक दौर का बदलना नहीं था, ये पूरी तरह से शोषण पर आधारित एक सिस्टम था। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इतिहास कोई एक तयशुदा पत्थर पर लिखी कहानी नहीं है। ये हमेशा एक व्याख्या होती है, और ये व्याख्या इस पर निर्भर करती है कि कहानी कौन सुना रहा है, किन सबूतों के आधार पर सुना रहा है और उसकी नज़र में क्या जरूरी है। और ये पूरी बातचीत हमें आज के एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। अगर इतिहास हमेशा लिखा और दोबारा लिखा जाता है तो जरा सोचिए, आज का इतिहास कौन लिख रहा है, किसकी कहानी लिखी जा रही है और किसकी कहानी जानबूझकर छोड़ी जा रही है।